मंत्रियों से भी आपकी बातचीत होती होगी, क्योंकि आपके साथ के भी कुछ आप बता रहे थे और बाद में अब मंत्री बने। वो कितना संतुष्ट हैं सरकार के काम से, या वो मंत्री बन के क्या खुश हैं आज? आप गलत आदमी से ये सवाल पूछ रहे हैं। वो लोग मुझसे इस बारे में बात ही नहीं करते। वो भी डरते हैं कि मनमोहन से बात नहीं करनी, ये बंदा ठीक नहीं है। वो लोग क्यों राजनीति में आए? आप एक सर्वे अगर हिमाचल प्रदेश का ही कर लें, फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल के पिछले चुनाव में 15 से 20% चेहरे ऐसे आए जो फाइनेंशियल ताकत के बलबूते पे चुनाव जीत के आए। और लालच का दौर यहाँ तक हावी है। लालच का दौर यहाँ तक हावी है कि मैं तेरे खिलाफ नहीं बोलूंगा, तू मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, सत्ता का मजा दोनों लेंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे। कहते हैं कि गॉडफादर भी नहीं है पॉलिटिक्स में। ऐसा है भाई, जिंदगी में हर कोई गांधी परिवार नहीं हो सकता। उस मंजिल तक पहुंचना है कि आने वाली पीढ़ियां याद करें कि एक मनमोहन कटोच था, एक था मनमोहन कटोच, वो फिल्म थी ना, एक था टाइगर। तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, आपसे पहले वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपको भी शपथ उन्होंने ही दिलाई थी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जब आप बने थे। तो उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया पॉलिटिकली अगर देखें तो? सिर के बाल चले जा रहे थे तो मैंने कहा जी ये जो बाल हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए उड़े हैं। पूरे देश में काम किया, आप किसी क्षेत्र में चले जाए, मैं कालाहांडी तक गया हूँ। लेकिन राहुल गांधी के साथ इतने अच्छे आपके संबंध हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैंने कहा कि नुकसान भी झेलना पड़ता है जब आप किसी बड़े के साथ। इसका मतलब जो राहुल गांधी बोलते नहीं कभी कि किसी नेता को कि मनमोहन कटोच को किसी पद पर बैठाओ या इनको कोई पद दो। ऐसे भैया राहुल जी जो बोलते हैं, अगर उसी को सारे ही कांग्रेस के नेता सुनने लग पड़े तो मुझे लगता है कि कांग्रेस 400 पर पार होएगी और कांग्रेस पार्टी ही हिंदुस्तान में राज करेगी। समर्थन मैंने कभी किसी से मांगा ही नहीं। थोड़ा अड़ियलपन भी है, राजनीति में होना नहीं चाहिए। और मेरे से पहले अध्यक्ष रहे, मेरे भी अध्यक्ष रहे, वो सम्मानित हैं, मेरी तरह परिवार से निकले हैं और आज मुख्यमंत्री हैं। ये तो सौभाग्यशाली बात है। बड़ा सुख अनुभव करता हूँ कि मेरी तरह परिवार से निकल के एक व्यक्ति हिमाचल का मुख्यमंत्री बन सकता है। इस बात का सुख है दिल में। वो मुझे देख रहे हैं या मुझे नहीं देख रहे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो मुझे कुछ बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनके लिए मैं अच्छा हूँ नहीं हूँ, ये तो उनकी सोच पे निर्भर करता है। लोगों के लिए मैं कैसा हूँ, ये मेरे कर्मों पे निर्भर करता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बारे में आपको शायद सारा नॉलेज है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 45 साल वो भी संघर्ष के दौर में थे। सीधा क्या बन के आए? मुख्यमंत्री। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि हम लोग ही सब कुछ हैं। कुछ लोग ये भूल चुके हैं कि कांग्रेस के कारण हम हैं। ये कुछ लोग कौन है? ये सरकार है, संगठन? भैया जो संगठन में होते हैं उनको बेचारों को तो जब सरकार होती है तो सरकार ही सब कुछ होती है। संगठन वालों को कौन पूछता है उसमें? जब ये बात आ गई, ये धारणा पैदा हो चुकी है कि हमें संगठन को अहमियत नहीं देनी है, तभी जाके आप सरकारें फेल होती है। चाहे मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी पार्टी की बात कर लो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मोहित डाइजेस्ट के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन कटोच जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई। जय हिंद। जय हिंद। मनमोहन जी, वैसे आपको सब जानते हैं क्योंकि आप युवा कांग्रेस में अध्यक्ष रहे हैं और हिमाचल में युवा जो हैं आपका नाम जो है उनके बीच चलता रहता है। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि पॉलिटिक्स में जब आप आए तो क्या सोच कर आए थे? मन में क्या था कि आगे तक बढ़ना है? और एक कहते हैं कि गॉडफादर भी होता है पॉलिटिक्स में, तो आपका गॉडफादर कौन था उसमें? देखिए, जब आपने पूछा, पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे आज अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया। और जब मैं राजनीति, आप कह रहे हैं कि राजनीति में आए, जब मैं राजनीति में आया तो बहुत बचपना था, बच्चा था। NSUI से मैंने राजनीति में पदार्पण किया और उस समय कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम राजनीति में इतना आगे बढ़ेंगे और राजनीति में इतना आगे जा पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जीवन का जो चक्र है वो कहीं भी आपको ले जा सकता है, वही एक कारण रहा होगा। और राजनीति में आगे बढ़ने की बात तो बाद में आती है। जब मैं नौजवान था तब से लेके एक इच्छा, एक आशा मन में ज़रूर रहती है कि समाज के लिए कुछ करना है,
क्रांतिकारी वैचारिक जो सोच है वो हमेशा दिमाग में थी, तो उस सोच को लेकर राजनीति में आगे बढ़ने का मौका भी तो ये मिला जो है। सोच आई थी, फिल्में देख के आई थी कि किसी नेता को देख करके? आप बोल सकते हैं कि जो आपके आसपास का माहौल होता है वो आपको जीवन की नीति आपकी जो है वो तय करने का काम करता है। मेरे आसपास का माहौल ऐसा रहा कि राजनीति में शायद मैं आ गया। राजनेताओं को जब देखता था, पॉलिटिशियंस को जब देखता था, तो लगता था कि यार ये व्यक्ति खास अहमियत समाज में रखता है, तो उस अहमियत को मुझे भी पाना है। तो कौन सा आपने नेता ऐसा देखा जो आपको लगा कि ये अहमियत रखता है, खास अहमियत रखता आप है? उस ज़माने की मैं अगर बात करूं 1995 की, जब मैं राजनीति में 95-96 में जब राजनीति में आना हुआ, तो उस समय हमारे वहाँ पूर्व में मंत्री रहे, हमारे वहाँ से बहुत तेज़ तरार नेता रहे, विक्रम कटोच जी थे, वो उनको हम देखते थे। वो हमारे स्कूल में जब आते थे तो उनके कैसे लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनका रुतबा क्या था, उनके कहने पे काम कैसे होता था, समाज के लिए वो कैसे लड़ते थे, वो जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं प्रेरित करती थी कि हमें भी राजनीति में आगे आना चाहिए। ये फील्ड जो है ये कुछ ना कुछ समाज के लिए कर जाएगी। मेरी आने वाली पीढ़ियाँ मुझे याद रखें, मेरे आने वाला समाज जो है, जो मेरा दायरा जो है, मेरे इस इलाके का जो दायरा है वो मुझे याद रखे। जिस तरह से उनको आज लोग याद करते हैं, कॉलेज दिलाने का काम, तहसील दिलाने का काम, हॉस्पिटल दिलाने का काम, या और लोगों के साथ जुड़े हुए कामों को कराने का काम जो उन्होंने किया, उसको देख के हमारा भी। लेकिन जब 95-96 की आप जब बात कर रहे हैं, ये तब तो ये होता था कि मैं एक युवा हूँ और मुझे आगे आना, अपना नाम कमाना है, खुद के लिए सोचता था। मतलब जब आप एंट्री कर रहे हैं और एक ऐसी उम्र में है, तो वो पहले यही आता दिमाग में कि मेरे को दबंगी दिखानी है, कहीं ना कहीं दबंग बनना है मुझे। मैं वही कहा कि क्रांतिकारी वैचारिक सोच हर मन में होती है। जो मन अभी बचपने में होता है, छोटा आदमी जब छोटी उम्र में होता है, तो उसके मन में ये विचार तो रहते हैं कि मुझे भी भगत सिंह बनना है, मुझे भी एक क्रांति करके दिखानी है, मुझे भी ये दिखाना है समाज को कि एक ताकत मेरे अंदर भी थी। वो जो ताकत दिखाने का जो जुनून है, वो शायद हमें किसी रास्ते की ओर ले जाता है। वो कहीं भी ले जा सकता है, वो राजनीति में भी ले जा सकता है, वो हमें किसी और फील्ड में भी ले जा सकता है। वो जो आदमी के अंदर छुपी हुई जो जिज्ञासाएं होती हैं, जो ताकत है आदमी के अंदर की ना, वो जब निकलती है तो आदमी उस रास्ते पे चल पड़ता है। ये भी था कि आपने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद आपने सोचा कि अब मैं कुछ और करूं, लेकिन फिर आप यूनिवर्सिटी जो है वो चले गए ये करने के लिए कि अभी पॉलिटिक्स करने का मज़ा तो यूनिवर्सिटी में ही आएगा। मैं आपको आज बड़ी, आप भाई हैं, मैं मोहित भाई, मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जब मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, तो आप हैरान होंगे कि मैंने विधानसभा में एक टेस्ट दिया था, एक इंटरव्यू हुए थे उस ज़माने में, 4th क्लास विधानसभा में जो रखे जाते हैं चपरासी के, वो भी मैंने दिया था। तो एक समय तो सोच थी नहीं, पर माता पिता के कहने पे कि ये हमें देना चाहिए, ये नौकरी मिल जाएगी। विधानसभा में नौकरी बहुत बड़ी चीज़ थी हम लोगों के लिए, नौकरी मिल जाएगी तो हम कहीं ज़िंदगी में नौकरी करेंगे। शायद वो मिल जाती तो आज विधानसभा में कोई क्लर्क की पोस्ट पे होता। लेकिन नियति को क्या मंजूर है, ये भविष्य के गर्द में छुपा है। तो भविष्य कहाँ ले जा रहा है वो भगवान को पता है। तो वो जहाँ ले गया वहाँ चल पड़े। आज मैंने आपको पहले भी बोला कि जुनून रहता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, वो जुनून आज तक भी जिंदा है। वही आपके मन में आया होगा कि कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जो है वहाँ बड़ी स्तर की राजनीति होती है, तो यूनिवर्सिटी भी जाए ही आते हैं। एक कारण शायद ये भी रहा हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि इंदौरा जैसे एरिया जो JNK के बॉर्डर पे और पंजाब के बॉर्डर पे है, पठानकोट की बगल में, वहाँ से उठ के शिमला यूनिवर्सिटी में पढ़ने बड़े कम लोग, कभी कोई इक्का दुक्का लोग गए होंगे। तो मनमोहन कटोच भी वहाँ जाएगा, शिमला में पढ़ेगा, शिमला में देखेगा कि क्या है। हम जाते तो थे काम कराने लोगों के। जब मैं जिला अध्यक्ष था उस ज़माने में, तो NSU का जिला अध्यक्ष होने के नाते यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलता था, और फिर यूनिवर्सिटी में दिल लग गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ राजनीति करने की ओर चल पड़े। खैर की तो राजनीति ही, वहाँ बैच लगा के घूमते रहे NSU का। फिर उसके साथ साथ दिल्ली जाना शुरू कर दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद डूसू में इंचार्ज भी रहे, कई सेक्टर के, कई जोनल उस कॉलेजेस के। तो लंबे समय तक वो NSU ही, मैं एहसानमंद हूँ NSU का कि मुझे आपके सामने बैठने का मौका NSU के कारण मिला। उसके बाद आप फिर युवा कांग्रेस में आए और बड़ा रोचक किस्सा सुना है हमने आपके युवा कांग्रेस में आने का। राहुल गांधी पैटर्न इलेक्शंस कहते थे उस समय, जो पहली बार हुए थे, शायद इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे।
तो युवा कांग्रेस में आपके आने का जो किस्सा है वो आप बताइए, किस तरह से आए देखिए थे आप? मैंने आपको कहा कि बीच में मन करता था कि छोड़ें, मैंने लॉ कर लिया था, जर्नलिज्म कर लिया था। मैंने सोचा चलो यार अब लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। हमें जिनके अंदर काम करने का मौका मिला सिर्फ 7-8 दिन। अजय सपैया जी बहुत अच्छे हमारे वकील थे धर्मशाला में, और उनके अंडर मैंने काम किया 7-8 दिन। बड़े भाई की तरह थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ काम करने का मौका मिला, और बीच में क्या हुआ कि 7वें-8वें दिन ही दिल्ली से फिर से कहते हैं जिसको एक राजनीतिक तौर पे इंजेक्शन लग जाए, वो इंजेक्शन दवाई जो है वो पूरी उम्र असर करती रहती है। तो जब फ़ोन आया कि तुम्हें नागपुर जाना है, तो नागपुर फिर मैं काम करने के लिए, राहुल जी की मैं टास्क फोर्स में था। जब राहुल जी ने 2005 में ज्वाइन किया तो मैं उनके साथ काम करने का मौका मिला, सौभाग्यशाली था। अच्छा। तो नागपुर में था, तो तब युवा कांग्रेस के इंटरव्यू कॉल किए गए हिमाचल प्रदेश से। मैं बनना NSU का अध्यक्ष चाहता था, 2007 में तक मैं बन नहीं पाया, फिर ओवर एज हो गया। 28 साल की उम्र तक, 27 साल की उम्र तक बन सकते हैं NSU का अध्यक्ष। अच्छा। जब मैं बन नहीं पाया तो बड़ा टूट गया था कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था, भगवान को कुछ और चाहिए था मेरे से, तो मुझे फिर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। राहुल जी का फर्स्ट टैलेंटेड बॉय हिमाचल का बनने का मौका मिला, उनके द्वारा टैलेंट हंट किया गया। पहली बार हुआ था उस समय इस तरह का वो चुनाव? हिंदुस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि राहुल जी खुद इंटरव्यू लेते थे और जो उनको अच्छा लगता था उसको बनाते थे। मैं 5वां व्यक्ति था पूरे हिंदुस्तान में जिसको राहुल जी के टैलेंट हंट के माध्यम से अध्यक्ष बनने का, हिमाचल जैसी क्या बोलते हैं हाई फाई राजनीतिक स्टेट में जिसमें हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है, वहाँ अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और उनके आशीर्वाद से एक पहचान मिली, पूरे देश में मिली। लेकिन वो जो इंटरव्यूज थे, आज के समय में कांग्रेस के वो दिग्गज, उनमें से कुछ मंत्री भी हैं या कुछ पार्टी छोड़कर किसी और दल में भी चले गए हैं, विधायक भी हैं। मनमोहन कटोच इकलौता था वहाँ पर जो सिलेक्ट हुआ। कौन कौन थे? कई नेता जो थे वहाँ पर। देखिए उस समय सबसे ज़्यादा अगर हम सुन रहे थे तो यही लग रहा था कि धर्माणी जी शायद अध्यक्ष हो जाए, जो अभी मंत्री हैं जो अभी हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर सरकार में। हैं। फिर लग रहा था कि सोलंकी जी अध्यक्ष हो जाएं, जो विधायक है अभी नाहन से। इन लोगों का नाम काफ़ी चर्चा में था, लेकिन धर्माणी जी एक सच्चे पक्के इंसान हैं। उन्होंने खुद कहा कि मैं ओवर एज हो चुका हूँ, शायद वो मेरी किस्मत का ताला खुलने की बात होगी। सोलंकी जी ने भी यही कहा, सुधीर शर्मा भी अतुल थे। शर्मा जी थे, सुधीर शर्मा जी थे। ये सब कहे गए कि हम ओवर एज हो रहे हैं। सुधीर शर्मा जी बड़े लंबे समय तक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की दौड़ में थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, पर बोलते हैं जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। भाग्य निर्धारण पहले से होता है, और वो मेरे साथ हुआ। और बड़े भाइयों को धन्यवाद भी कहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने खुद कहा कि हम ओवर एज हो चुके हैं। आज भगवान ने उनको दिया भी है, आज वो विधायक है, कोई मंत्री है, और मैं अध्यक्ष बना उस समय। क्या पूछा था राहुल गांधी ने उस समय? तो राहुल जी ने जो भी पूछा, सबसे जो सवाल पूछ रहे थे वो पूछे गए पहले। फिर मुझे पूछा कि क्या बातें ही कर रहा है, कि बातें ही करता है कि कुछ किया भी है ज़िंदगी में। तो मैंने बोला ये उस समय मेरे सिर के बाल, ये तो आगे मैंने प्लांटेशन करवाई बाद में, सिर के बाल जा रहे थे। तो मैंने कहा जी ये जो बाल हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए उड़े हैं, पूरे देश में काम किया, आप किसी क्षेत्र में चले जाए, मैं कालाहांडी तक गया हूँ। तो आप पूछ के किसी से पूछ लें, किसी प्रदेश के लड़के से कि मनमोहन कटोच ने काम किया कि नहीं किया, वो आपको आपके सवाल का जवाब दे देगा। और जज्बा जुनून है, आप बनाना चाहेंगे, जो भी आप जिम्मेवारी देंगे, पहले भी निभा रहा हूँ, बखूबी निभा रहा हूँ, आगे भी निभाऊंगा। जब भी कोई जिम्मेवारी दी कांग्रेस पार्टी ने तब निभाई है। तो बना दिया आपको, फिर बना दिया अध्यक्ष उन्होंने, बना दिया। लेकिन आपका तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, और ये कहते हैं कि गॉडफादर भी नहीं है पॉलिटिक्स में। ऐसा है भाई, जिंदगी में हर कोई गांधी परिवार नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं कि गांधी परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति ही देश की राजनीति में आगे बढ़ पाएगा। व्यक्ति कितनी मेहनत किसी चीज़ को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए करता है, ये बात उस व्यक्ति के करैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। आप किस तरह का बिहेवियर शो करते हो, किस तरह से आप अपनी मंजिल को पाने के लिए काम करते हो, आपकी लगन में कितना दम है, आज नहीं कल उसको व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। ये मेरा मानना है। यही पॉजिटिव सोच है मेरे अंदर।
मेरे बैकग्राउंड में अगर मैं कहूँ, दादाजी आर्मी में थे, पिताजी सरकारी नौकरी में थे, राजनीति से दूर दूर तक हमारा लेना देना नहीं था। लेकिन नीति को ये चाहिए होगा कि मनमोहन कटोच को राजनीति में जाना है, तो शायद मैं आ गया राजनीति में। और मेरा एक और बात मानना है कि हम जैसे लोग जब जब राजनीति में आते हैं तो एक नई तस्वीर, एक नई तकदीर लिखने का काम करते हैं। मौका लेट मिलता है, जीवन पूरा देना पड़ता है, लेकिन जीवन देने के बाद सफलता 99% लोगों में से 2% को या 1% को मैं 100% में से मिलती है। वो जो 2% बनते हैं ना, उनका रुतबा ही अलग होता है समाज में। तो मैं कोशिश में तो हूँ, उस दीवार जो है 99 वाली, उस दीवार को तोड़ने के लिए सर तो मार रहा हूँ, देख रहा हूँ कितनी बार सर फटेगा, एक बार तो दीवार टूटेगी। लेकिन राहुल गांधी के करीबी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एक नाम कमाने के बाद स्टॉप लग गए आपके पॉलिटिकल करियर पर, एकदम से हाशिए की तरफ चले गए आप तब से लेकर अब तक। ऐसा है भैया, जब आप किसी बड़े आदमी के खास गिने जाने लग पड़े हैं, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप भी कह रहे हैं, दुनिया भी कहती है कि राहुल गांधी का करीबी, लेकिन उस व्यक्ति का विरोधी जो होता है वो पूरा समाज हो जाता है कि यार ये क्यों खास हुआ, हम क्यों नहीं हुए। और राहुल गांधी का करीबी होने का फ़ायदा मैं कहूँ तो कम और नुकसान ज़्यादा रहा। मैं तो राहुल जी को ही नेता मानता हूँ, राहुल जी को ही चाहता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। जब किसी को, मैंने आपसे इंटरव्यू से पहले भी कहा कि हम मान लेते हैं किसी को कि यही मेरा नेता है, यही मेरा सब कुछ है, तो उस चीज़ के लिए कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है, तो नुकसान झेलने को तैयार हूँ। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ आपका अब तक। हाँ भैया, अगर मैं कहूँ कि मेरे वजूद को हिलाने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, वो कई लोग कांग्रेस पार्टी के ही अपने ही मारते हैं, बगाना तो कोई नहीं मारता। आपकी पीठ पे जो छुरे बजते हैं, आपकी पीठ पे जब चाकू का वार होता है तो कौन करता है वो? लेकिन वजह क्या है इतनी? क्योंकि कई लोग जो है वो वजह आपने मुझे ऊपर उठ गए। आपने सबसे पहले यही पूछ लिया कि आप साधारण परिवार से हो। मुझे लगता है कि उनको डर लगता है मेरे से, कि वजह यही हो सकती है, ये नेता है, इसके अंदर लीडरशिप छुपी हुई है, वजह यही हो सकती है। लेकिन जब जब हम अपने परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति को दबाना शुरू कर दें, मैं परिवार की एग्जांपल दे दूं कि जो व्यक्ति कमाऊ हो, जो व्यक्ति आपके परिवार के लिए जीता मरता हो, जो व्यक्ति आपके परिवार को तरक्की के रास्ते पे ले जाने में सक्षम हो, जब हम उस व्यक्ति को ही, उसके वजूद को मिटाने की कोशिश करने लग पड़े तो परिवार कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है। तो ये बातें तो विरोधियों को सोचनी चाहिए कि हमें अपने परिवार मारना है या अपने विरोधियों से लड़ना है। तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, आपसे पहले वो कांग्रेस, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपको भी शपथ उन्होंने ही दिलाई थी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जब आप बने थे, तो उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया पॉलिटिकली अगर देखें तो? मैं आपको बताना चाहूँगा कि समर्थन मैंने कभी किसी से मांगा ही नहीं। थोड़ा अड़ियलपन भी है, राजनीति में होना नहीं चाहिए। और मेरे से पहले अध्यक्ष रहे, मेरे भी अध्यक्ष रहे, वो सम्मानित हैं, मेरी तरह परिवार से निकले हैं और आज मुख्यमंत्री हैं, ये तो सौभाग्यशाली बात है। बड़ा सुख अनुभव करता हूँ कि मेरी तरह परिवार से निकल के एक व्यक्ति हिमाचल का मुख्यमंत्री बन सकता है, इस बात का सुख है दिल में। तो दुख किस बात का है? अब वो मुझे देख रहे हैं या मुझे नहीं देख रहे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो मुझे कुछ बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनके लिए मैं अच्छा हूँ नहीं हूँ, ये तो उनकी सोच पे निर्भर करता है। लोगों के लिए मैं कैसा हूँ, ये मेरे कर्मों पे निर्भर करता है। लेकिन 3 साल तो हो गए सरकार को बने हुए। भैया, सरकारें आती जाती रहती हैं, आज एक सरकार है, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बारे में आपको शायद सारा नॉलेज है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 40-45 साल वो भी संघर्ष के दौर में थे। सीधा क्या बन के आए? मुख्यमंत्री। ना मंत्री रहे, ना चेयरमैन रहे, विधायक बने। मैं भी विधायक होता शायद अगर मेरी विधानसभा ओपन होती, लेकिन वो विधायक बने, वो इसलिए सीधा मुख्यमंत्री बने क्योंकि वो भी सोच यही रख के आया होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो बड़ी सोच ही सोचनी पड़ती है। ठीक है, वो बन गए, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसा काम करके जाएं कि लोग याद करें, आने वाली पीढ़ियाँ याद करें। कांग्रेस का वर्कर हंस के उनको मिले, कांग्रेस का वर्कर हंस के उनके साथ बात करे, कांग्रेस का वर्कर के चेहरे पे वो एक स्माइल लेके जाएं। अभी क्या है कांग्रेस के वर्कर पे? वो स्माइल तो गायब हो गई। मैं काफ़ी लंबे समय से हिमाचल के वर्करों से कम मिला हूँ। बाहर कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया काम करने का, यहाँ तो काम ही नहीं हमसे ले रहे हिमाचल में।
3-4 साल जब युवा वर्कर्स कांग्रेस से अध्यक्ष काम था नहीं तब ले मैंने रहे। काम किया बहुत, एनएसयू में था, बहुत काम किया, लेकिन अब शायद मेरे काम की ज़रूरत नहीं है हिमाचल के कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। जहाँ जहाँ मेरे नेता मुझे भेजना चाहता है, जहाँ जहाँ मेरी पार्टी मुझे भेजती है, मैं जाता हूँ, काम करता हूँ, बखूबी निभाता हूँ। जितना मेरे अंदर दम है उससे 1000 गुना ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। मतलब मेहनत आप खूब जम के कर रहे हैं, उसके रिजल्ट आपको मिल नहीं रहे हैं। रिजल्ट की बात मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, शायद आप मेरी बात को वहाँ नहीं समझ पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे रिजल्ट बड़ा ढूंढना है। इन्होंने तो मुझे रोकने का जहाँ जहाँ किसी ने रोकने की लेकिन कोशिश राहुल की। गांधी के साथ इतने अच्छे आपके संबंध हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैंने कहा कि नुकसान भी झेलना पड़ता है जब आप किसी बड़े के तो साथ इसका करीबी मतलब जो होते हैं। राहुल गांधी बोलते नहीं कभी कि किसी नेता को कि मनमोहन कटोच को किसी पद पर बैठाओ या इनको कोई पद ऐसा दो। है भैया, राहुल जी जो बोलते हैं अगर उसी को सारे ही कांग्रेस के नेता सुनने लग पड़े तो मुझे लगता है कि कांग्रेस 400 पार होएगी और कांग्रेस पार्टी ही हिंदुस्तान में राज करेगी। नहीं सुन रहे मतलब ये हिमाचल की अगर बात कर लें तो यहाँ कुछ पे लोगों सुन को रहे हैं क्या? ये गलत फहमी है कि हम लोग ही सब कुछ हैं। कुछ लोग ये भूल चुके हैं कि कांग्रेस के कारण हम हैं। ये कुछ लोग कौन है? ये सरकार है, ये संगठन है? भैया जो संगठन में होते हैं उनको बेचारों को तो जब सरकार होती है तो सरकार ही सब कुछ होती है, संगठन वालों को कौन पूछता है उस समय। जब ये बात आ गई, ये धारणा पैदा हो चुकी है कि हमें संगठन को अहमियत नहीं देनी है, तभी जाके आप सरकारें फेल होती है। चाहे मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी पार्टी की बात कर लो। जिस परिवार ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, जब मैं उसको ही भूल जाऊं, जिस व्यक्ति के कारण मैंने रोटी खाई या जिस व्यक्ति के कारण कांग्रेस सत्ता में आई या कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, अगर आप उस व्यक्ति विशेष को भूल जाएं कि लास्ट लाइन में लास्ट व्यक्ति कौन खड़ा था जिसने डंडा खाया, जिसने बीजेपी का या अपने विरोधी पार्टी का जमकर विरोध किया, जब जब आप उसको भूल जाएंगे, मैंने कहा सत्ता आनी जानी है, आज सत्ता कल नहीं है। तो वर्कर्स संगठन और वर्कर रहेगा। नाराज जो हैं? बिना मतलब के रहता है वही असली वर्कर है। तो उम्मीद तो रहती है और एक कह सकते हैं कि ये तो सब कोई चाहता है, ये हर कोई कि मेरे लिए भी होना चाहिए, मेरे लिए भी होना चाहिए। एक अलग से पार्ट तो होता ही है। तो वर्कर्स का क्या है? आप तो घूमते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश में, वर्कर्स क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के देखिए, कार्यकर्ता जिन आप कह रहे हैं कि उनका एक अहम रोल होता है सरकार बनाने में भी, इसका मतलब नाराजगी है? देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो जीवन की एक जीवन में लालच नाम की चीज़ भी रहती है। हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मैं ही नहीं सोचता, हर व्यक्ति सोचता है। कोई चमचागिरी करके सोच लेता है, कोई मेहनत से सोच लेता है, कोई दम के साथ जी के सोच लेता है। बेसिक दिक्कत ये है कि चमचागिरी हावी हो रही है, यहीं नहीं हर जगह। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चमचागिरी आपको हावी मिलेगी। ये जो आदमी, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ये कुर्सी अगर पावर है, ये माँ दुर्गा है, और माँ दुर्गा जब आती है तो लक्ष्मी भी आती है। दोनों चीज़ें जब आ जाती है तो बड़े कम लोग हैं जो अपने दिमाग को स्थिर रख पाते हैं। और जब स्थिरता खोते हैं तो कौन लोग उसके लिए जिम्मेवार होते हैं? इर्द गिर्द का सर्कल। तो सर्कल उस आदमी को वो पसंद आता है जो कुर्सी पे बैठे हुए उसके पाँव दबाए, उसके पाँव में सर रख के उसको बस ये बोले कि तुम ही मेरे मालिक हो। तो वैसे लोगों को जब आदमी पसंद करना शुरू कर देता है तो वो सब कुछ खो देता है। वो जीवन में भगवान ही फिर है, भगवान ही बचाता है उसको। शायद कोई कर्म अच्छा कर ले तो भगवान बचा दे। मतलब आपके आने से, राजनीति में और सक्रिय होने से कई बड़े नेताओं को खतरा भी महसूस होता है, क्योंकि आप कह रहे थे एक बार राहुल जी आए भी थे यहाँ पर जब, तो ये शब्द थे उनके कि मनमोहन कटोच इज़ माय मैन। तो वो जो शब्द थे वो कई लोगों के लिए जो है खतरा बन गए कि ये अगर मनमोहन कटोच आएगा या हम इसको ऑब्लाइज करेंगे या हम इसको पद देंगे तो ये हमारे लिए ही खतरा हो जाएगा। देखिए, राहुल जी ने कहा कि मनमोहन कटोच इज़ माई मैन, वो ये मतलब नहीं है कि मनमोहन कटोच इज़ माई मैन। उनका मतलब ये था कि हर आदमी जो कांग्रेस से जुड़ा है वो मेरा आदमी है। मैं एक साधारण परिवार से निकला हूँ, वो जानते हैं इस बात को कि ये एक साधारण परिवार का लड़का है जो मेहनत कर रहा था, इसको मैंने बना दिया। तो मेरे तरफ उन्होंने अगर उंगली उठा के बोला होगा कि मनमोहन कटोच इज़ माई मैन, तो उसका मतलब है तमाम वर्कर उनके अपने आदमी हैं। कांग्रेस से जुड़ा एक एक व्यक्ति, एक एक महिला उनके साथ जुड़ी हुई
महिला और व्यक्ति है। लेकिन ये बोला क्यों? वो बोलने के पीछे कारण थे वहाँ बहुत से। अब इसके ऊपर जाऊंगा तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जैसे जाएगी। कि थोड़ा वही बात कि कहीं ना कहीं मुझसे चुभन होगी मेरे दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को। वो जो चुभन है वो आज तक जिंदा है। और मैं एक बात तो और चुभन वाले मैं सरकार एक में बात तो बड़े दम से कहना चुभन वाले चाहूँगा। सरकार में है। नहीं, सरकार में अब तो वो ज़माना बीत गया। सरकार में हो ना हो पता नहीं कहाँ है, मुझे पता ही नहीं है। कई लोग हैं, कई लोग नहीं हैं। कईयों ने तो अपना रास्ता ही बदल दिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो कहता है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर उसको ही हमें मान लें सारे लोग इकट्ठे होके जो कांग्रेस से प्यार करते हैं, तो शायद कांग्रेस तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़े। अच्छा, सिंपल सा सवाल है कि आज आप कांग्रेस, क्योंकि इतने लंबे से संघर्ष के बाद आपने युवा कांग्रेस अध्यक्ष जो है उसका पद हासिल किया था, सफलता भी है, किस्मत भी है। उस समय कांग्रेस और आज की कांग्रेस कितना फर्क मानते हो? समय के मुताबिक बदलाव ज़रूरी भी है और बदलाव होता भी है हर फील्ड में। कांग्रेस में बदलाव बहुत हो रहे हैं। कांग्रेस मैं जब बना तो टैलेंट हंट के माध्यम से बना। उसके बाद कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया शुरू करवा दी गई। बदलाव तो सुचारू तौर पे चल रहे हैं। नए लोग आ गए हैं, पुराने लोग, कुछ लोग चले गए दुनिया से, कुछ पर वो लोग बदलाव छोड़ दो गए। तरीके के हो गए ना, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों एस्पेक्ट्स हम देखें तो दोनों साथ साथ में चलते हैं भैया। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ साथ में चलते हैं। कौन किस पे हावी हो जाता है वो समय समय पे बदलाव होता रहता है। कभी नेगेटिविटी ज़्यादा हावी हो जाती है, कभी पॉजिटिविटी ज़्यादा हावी हो जाती है। तो बदलाव तो रहता ही रहता है। दोनों चीज़ों को मान के हमें चलना चाहिए। बदलाव हुआ है, नई पीढ़ी आई है कांग्रेस में काफ़ी हद तक। 60% के ऊपर मेरा मानना है कि कांग्रेस में नई पीढ़ी का जन्म हुआ है। पर मैं यहाँ से थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप हम तैयार कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, वो चेहरे कौन है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप कौन आगे आ रही है उसको देखने की ज़रूरत है। क्या वो लोग आ रहे हैं जो 30 से 35 साल 40 साल ज़िंदगी के देते हैं और संघर्ष करते हैं और जिनके अंदर वैचारिक सोच कूट कूट के भरी होती है, या वो लोग आगे आ रहे हैं जो एकदम से फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन के आते हैं, सीधा ही आके हम देते हैं ना नेताओं को, फिर किसी बड़ी हस्ती को हम दे देते हैं, आर्मी का कैप्टन और मेजर बना देते हैं। तो उस तरह से कई लोग आ रहे हैं। अगर उस तरह से आ रहे हैं तो वो सेनापति नहीं बन सकते। वो लड़ाई में, युद्ध में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकते। तो इस तरह से काफ़ी लोग आए हैं। लेकिन ये भी खबरें आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे भी चलता रहता है कि ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं है आपके और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच। कुछ खींचतान जो है वो चली आ रही है तभी से, जब आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। मेरी उनके आगे औकात ही कुछ नहीं है भैया। वो मुख्यमंत्री हैं और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे बड़े भाई की तरह हैं। बहुत मान सम्मान प्यार है उनके लिए और उनका भी मेरे लिए बहुत मान सम्मान और प्यार है। लेकिन राजनीतिक तौर पे लोग कहें तो 100 बार कहते रहे, मैं क्या कह सकता हूँ। आपने कहा प्यार है, लेकिन बनाया आपको कुछ नहीं। प्यार इतना प्यार है कि लोगों कुछ को बनाया दिखता ही नहीं आपको। होगा। हाँ प्यार लोगों को दिखता नहीं होगा। हाँ। प्यार लोगों को दिखता नहीं है ना। फिर जो लोग बोलते हैं ऐसे कि मेरा उनके साथ कोई मनमुटाव है, मैं जब भी जाता हूँ बड़े अच्छे से चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, बिठाते हैं। मुझे पूछते हैं क्या काम है मेरे। जो 1-2 काम मैं गया हूँ, 1-2 बार, 3-4 बार मिला हूँ बनने के बाद उनके। 1-2-4 काम बताया, कर दिए उन्होंने। वीरभद्र सरकार थी उस समय जब आप पहली बार युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। जाहिर तौर पर उनकी इंटरफेरेंस भी रहती थी, क्योंकि ये भी कहा जाता था कि कांग्रेस से ऊपर कद है वीरभद्र सिंह का। यहाँ पर कांग्रेस नहीं, वीरभद्र सिंह सरकार होती थी। उनके साथ किस तरह के ताल्लुकात थे और कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, आमने सामने की कोई इंटरेक्शन? देखिए, राजा साहब वीरभद्र सिंह जी की मैं बात करूं, उनके जैसा जो स्टफ़ था कांग्रेस में, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे हों, चाहे खाची जी रहे हों, रामलाल जी रहे हों, मेरे विक्रम कटोच जी हमारे रहे हों, संतराम जी रहे हों, सतमहाजन जी रहे हों, वो जो दौर था वो दौर कुछ और था। एक कमिटमेंट आदमी की जो थी बड़ी ज़बरदस्त थी, जुबान बड़ी ज़बरदस्त थी और कांग्रेस वर्कर के लिए लड़ाई लड़ने की क्षमताएं बहुत ज़्यादा थी उन लोगों के अंदर। वो कांग्रेस को लोगों में ले जाते थे, लोगों को इमोशनली कांग्रेस के साथ अटैच करते थे। कांग्रेस का वर्कर बहुत मजबूत रखा हुआ था उन लोगों ने।
बीरबल सिंह जी की जहाँ तक बात करूँ, मनमोहन कटोच कभी खट्टे कभी मीठे अनुभव उनके साथ रहे हैं, लेकिन वो कभी भी वो व्यक्ति, जब भी वो मिला, मैं उनसे जब भी मिला, बहुत बड़ी हस्ती मैं कहूँ बीरबल सिंह जी को, तो बीरबल सिंह जी की नेचर थी, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, एक बेटे की तरह आचरण करते हुए मिलते थे, कि जैसे मैं बच्चा हूँ उनका। काम के लिए कभी मनाही नहीं थी उनके पास, और मैं जब चाहता था तब मिल लेता था। चाहे मैं उनके बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ यूथ कांग्रेस का, चाहे कई बातें रही होंगी बीच में, हम तो बच्चे ही थे, खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे, पर बीरबल सिंह जी थे। वो बराबरी, उन जैसे नेताओं की बराबरी करना आज के दौर का खेल नहीं है। हमारे वहाँ से बाली जी थे, चंद्रेश मैडम थी, ये लोग कुछ और तरह के लोग थे, किसी और मिट्टी से बने हुए लोग थे, इन्होंने किसी और तरह की राजनीति की। मैडम विद्या स्टोक्स जी, ये राजनीति कुछ और तरह की थी। अब चेंज हुआ है, और देखने का ये है कि मैं जब युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, मेरे साथ जो वाइस प्रेसिडेंट थे आज मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह जी, मेरे साथ जो जिला अध्यक्ष थे सुल्तानपुरी वो विधायक हैं, मेरे साथ जो ब्लॉक का अध्यक्ष था गोमा जी वो आज मंत्री है, मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट था विवेक शर्मा आज एमएलए है, तो बहुत से लोग आगे बढ़े। लेकिन मनमोहन कटोच फिलहाल मनमोहन कटोच ही हैं, कोई पद नहीं है कुछ खास अगर देखा। मनमोहन आपका कटोच, रास्ता बड़ा लोगों ने रोका, लीडर्स में खबरें आती रही मैं ये भी। आपको और खास तौर बोलूं, पर आप ही की सरकार थी तब ज़्यादा परेशानी हुई आपको। मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, हम्म। है ना। आपके पीठ पे जितने भी बार होते हैं वो अपने ही करते हैं, बेगाना कोई नहीं करता। विजिलेंस की रेड भी करवाई आप पर। मैंने बोला आपको पीठ में बड़े घाव हैं, आप देखोगे कभी पीठ अभी भी अगर दिखाऊं तो आप देखो यार ये तो तेरी पीठ ही सारी छिली हुई है। हम्म। तो बहुत से लोगों ने धोखा दिया, जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया, जिनको अपने हाथों से आगे करने का काम किया, जो कहीं भी नहीं थे उनको भी पुश करने का काम किया, वो लोग भी भाग गए। तो किसको कसूरवार ठहराएंगे आप, रवैये को, अड़ियल मैं जो रवैया आपका? मैं सोच सकता हूँ भगवान ने शायद ऐसा ही लिखा हो कि इसी तरह से गाड़ी चलेगी भैया, और तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, कर्मों का खेल होता है। हो सकता है मेरे कर्म बुरे रहे हों, हो सकता है किसी ने मुझे ऐसी बद्दुआ दी हो उस समय ज़माने में कि नहीं भाई तू ऐसा गलत कर रहा है, मैं तो पार्टी के लिए सही कर रहा था, लेकिन किसी के लिए हो सकता है मैंने गलत किया हो। एक कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का कहती है कि जो युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहा हो उसके बाद कांग्रेस पार्टी में स्टेट में उसको जनरल सेक्रेटरी बनाना पड़ता है। आपको वो भी नहीं बनाया गया, थोड़ी देर के लिए बनाया गया जब राठौर जी जो है वो बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने भी हटा दिया आपको 3 महीने बाद ही। तो ये एजेंडा पर्सनल लेवल पे ही था सभी नेताओं के साथ आपका? एक बात बड़ी क्लियर आपको कहना चाहूँगा, हम लोग सामूहिक चीज़ें भूल रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअली होते जा रहे हैं कि ये मेरा है ये मेरा नहीं है। पार्टी का वफादार कौन है, पार्टी के लिए कौन काम कर सकता है, इस समाज के लिए सोशल एलिमेंट अच्छा कौन है बुरा कौन है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। हम लोग पूरी तरह से हो चुके हैं कि हम लोग ही सब कुछ हैं, मैं अगर कुछ हूँ तो मैं ही हूँ मैं, और जो मैं जब आ जाती है तो वो तो हमारे शास्त्र कहते हैं मैं खराब होती है। हम ये नहीं देख रहे कि पार्टी के लिए कौन क्या कर रहा है। ये मैं आजकल कौन बना हुआ है? मैं आपको अब ये जो आदमी अर्श से फर्श पे गिरेगा उसको लग जाएगा आपको थोड़ी दिनों में पता कि कौन मैं सोच के चल रहा है। अगर कांग्रेस के लोग या हमारे बड़े बड़े नेता मैं सोच छोड़ के सामूहिक ये सोचें कि राहुल गांधी की राजनीति को हमने आगे करना है, देश क्या चाह रहा है, देश की राजनीति को हमने आगे ले जाना है, तो ये वाला मैं वाला ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हम अर्श पे थे अर्श पे ही रहेंगे। लेकिन हम जब सोच लेंगे कि हमने मैं चलानी है तो अपने आप भविष्य निर्धारण हो जाएगा। लोग यही सोचकर आते हैं कि मैं जो, वो एक आपको भी उम्मीद होती है कि अब हमारे साथ का लीडर है, बढ़ेगा आगे, कुछ करेगा हमारे लिए भी, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ये एक ह्यूमन नेचर हो गई। राहुल गांधी के बार बार फ़ोन करने के बाद भी आपको कोई पद नहीं मिला अभी तक सरकार में। अब तो भैया सरकारी पद का वैसे मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि मुझे कोई लोभ भी नहीं है। इसलिए क्योंकि समय बहुत ज़्यादा निकल गया समय सरकार छोड़ो, का। आप इज़्ज़त मान सम्मान चाहिए होता है व्यक्ति को। जब इज़्ज़त मान सम्मान के ऊपर बात आती है तो आदमी किसी भी तौर से गुजर जाता है। मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी ही मरूंगा, जे मैंने मतलब धैर्य है हमारा। नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई पद मिला या कोई पद मिलेगा इसकी लालसाएं अब ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने आपको शुरू में कहा,
इस इंटरव्यू से पहले भी हमारी बात हुई कि नेता और राजनीतिज्ञ में फ़र्क है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेता मॉडर्न देश की अगर बात की जाए तो इंदिरा जी को मैं नेता मानता हूँ। आप पॉलिटिशियन बहुत पैदा हो गए, राजनीतिज्ञ बहुत पैदा हो गए जो पदों के लोभ में जीते हैं। सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कोई बोलता है मुख्यमंत्री बनना है, कोई सोचता है मंत्री बनना है, कोई सोचता है विधायक बनना है, कोई सोचता है मैंने एमपी बनना है। हाँ, सोच ही नहीं है अपनी, अपनी सोच ही ये रही, अब तो रही नहीं बिल्कुल भी। अब तो ये सोचे कि मुझे नेता बनना है, मुझे लीडर बनना है। उसमें कई बाधाएं आती हैं, कई बार लोग बदनाम करते हैं, झूठा बदनाम करते हैं, कई बार आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति की जाती है। सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरे जैसे व्यक्तित्व के लिए क्या हो सकती है कि व्यक्ति के ऊपर सबसे बड़ी उसकी कमज़ोरी को आप ये मान लें कि इसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाना है तो फाइनेंसिस को जोड़ के इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। जब आप किसी के ऊपर फाइनेंसिस को जोड़ के आरोप लगाएंगे तो जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो उस बात को बड़ी जल्दी सच मान लेता है। और अब तो सोशल मीडिया जो है फटाफट उठा देता है ऐसे आप मुद्दों को, फेसबुक और लोग भी सच मान के फेसबुक के कमेंट्स ऊपर कर लिख देते दो। हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, मेरा क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से माइनिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कभी वो बगीचों के नाम से जाना जाता था, उसको छोटा आगरा कहा जाता था। मैं बड़ा सौभाग्यशाली कुछ ऐसे एक क्षेत्र में पैदा हुआ जो बड़ा मजबूत एरिया है। आज उस एरिया को जाना जाता है माइनिंग के तौर पे, आज उस एरिया को जाना जाता है फॉरेस्ट कटिंग के तौर पे, आज उसको जाना जाता है ब्लैकमेलिंग के तौर पे, आज उसको जाना जाता है चिट्टे के नशे के तौर पे। तो कारण क्या रहा? नेता का ना पैदा होना। जब कोई नेता पैदा होता है तो वो सोशल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ता है। आज मैं अगर माइनिंग के खिलाफ बोलता हूँ, कल एक मैसेज हो जाता है वो तो पैसे मांग रहा है जी। आज अगर मैं फॉरेस्ट के कटान के खिलाफ बोलता हूँ वो तो पैसे मांग रहा है जी। आज अगर मैं नशे के खिलाफ बोलता हूँ, अभी मेरे वहाँ एक इंडस्ट्री खुली है पेप्सी की, धज्जियाँ उड़ा दी हैं उसने पर्यावरण की पूरी तरह से। नौकरी के नाम पे मेरे वहाँ के पढ़े लिखे नौजवान को, आप मानते हैं हिमाचल का नौजवान MBA MCA BTech पढ़ा हुआ नौजवान क्या नौकरी कर रहा होगा? 11,000 की नौकरी, कौन सी? मजदूर की। किसके अंडर कर रहा है? पंजाब से आए हुए ठेकेदार के अंडर। दिस वॉज हैपन इन माई एरिया ना। तो मुझे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ जब मैं, तो जो सरमाएदार लोग हैं जो सत्ता से जुड़े हों या विपक्ष में बड़े लोग बैठे हों, एक तो बड़ी भैया दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो गई आज के ज़माने में, सत्ता और विपक्ष के लोग जो हैं वो आपस में मिल के काम करते हैं। वो आपस में मिल के फाइनेंसेस क्रिएट करते हैं अपने लिए, और फिर वो फाइनेंसेस जो गलत तरीके से कमाया होता पैसा है वो आने वाले चुनाव में सोसाइटी में खर्च किया जाता है। मेरा मानना, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, कि एक ज़माने में लोकमत की राजनीति थी, फिर एक ज़माने में जनमत की राजनीति आई, फिर एक ज़माने में बाहुबल की राजनीति आई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज के ज़माने में बाहुबल के बाद धनबल की राजनीति हावी होती जा रही है। वो जो धनबल की राजनीति है वो सारे के सारे राजनीतिक तंत्र को ख़त्म करने पे तुली हुई है। आपका मतलब ये कहना है कि चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होता है कि हम एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। मैं वैचारिक सोच की साथ आज में ही है। मैं आपसे मैं थोड़ा सा मैं रोकूंगा। मैं आपको एक बात के लिए बोलूंगा, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही है। बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा जो भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं, जो तो नेता हैं जिनके अंदर तो वैचारिक सोच कूट कूट के भरी है, चाहे वो बीजेपी से संबंध रखते हैं, चाहे कांग्रेस से रखते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी से रखते हैं, वो लोग तो लड़ाई लड़ते हैं समाज के लिए। लेकिन जो मैंने पहले कहा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन के आते हैं, जो सीधा आके उतरते हैं मैदान में, वो लोग क्या कर रहे हैं और वो लोग क्यों राजनीति में आए? आप एक सर्वे अगर हिमाचल प्रदेश का ही कर लें, फॉर एग्जांपल, हिमाचल के पिछले चुनाव में 15 से 20% चेहरे ऐसे आए जो फाइनेंशियल ताकत के बलबूते पे चुनाव जीत के आए हैं। मैं तो आपके माध्यम से लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हो जो आपको लालच देता है या आपकी थोड़ी सी समस्या को दूर कर देता है, लेकिन वो बड़ी समस्याएं जो समाज के सामने हैं उनको दूर करने में नाकाम हो जाता है। वही हो रहा है ना। हो रहा है। लालच का जो है वो 1500 रुपए, और लालच का दौर यहाँ तक हावी है। कांग्रेस ने भी वही किया। लालच का दौर यहाँ तक हावी है कि मैं तेरे खिलाफ नहीं बोलूंगा, तू मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, सत्ता का मजा दोनों लेंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे। यही मेरा नेता राहुल गांधी नहीं चाहता कि हम गलत तरीके से अपनी पार्टी को खत्म करते हुए या अपने लोगों को मारते हुए दूसरे की मदद करने। ये सब जगह हो रहा है। ये आज नहीं कल पिक्चर सबके सामने आ जाएगी। आप देखिए सोशल मीडिया पे ये बड़ी चीज चलती है, बड़ी जगहों पे आएगी। अच्छा,
मंत्रियों से भी आपकी बातचीत होती होगी, क्योंकि आपके साथ के भी कुछ आप बता रहे थे और बाद में अब मंत्री भी बने। वो कितना संतुष्ट हैं सरकार के काम से, या वो मंत्री बन के क्या आप खुश हैं आज? आप गलत आदमी से ये सवाल पूछ रहे हैं। वो लोग मुझसे इस बारे में बात ही नहीं करते, वो भी डरते हैं कि मनमोहन से बात नहीं करनी, ये बंदा ठीक नहीं है। लेकिन इसका मतलब उनके दिल में होगा कुछ ना कुछ। हो ना हो मुझे नहीं पता, लोगों से सुनने को मिलता होगा क्या सुनने को मिला? कि मंत्री खुश नहीं, ये वाला मंत्री खुश नहीं, अब ये वाला खुश नहीं। भैया मंत्री बन गया, अब कैसे खुश होना? और हम्म। इससे ज़्यादा खुशियाँ भगवान क्या देगा? कहते काम काम के लिए बोलते हैं कि मंत्रियों के काम नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही अब ये चलता तो है। वो जाने भैया, मैं तो जब भी गया हूँ मेरा काम तो हुआ है। हम्म। पर मंत्रियों को अगर ये सोचना है कि मेरा काम नहीं हो रहा तो मंत्री क्यों बनना है? मंत्री छोड़ दो। जो मंत्री ये कहे कि मेरा काम नहीं हो रहा, मंत्री क्यों है भैया? छोड़ दे। मनमोहन कटोच आ जाए, एमएलए बन जाए, किसी की ताकत ही नहीं है मेरा काम रुक जाए। लेकिन आप भी तो इंसान हो ना, अगर आपके अंदर भी कोई कुर्सी आ गई तो वो कहते हैं ना ऐसा है कि भैया, वही रंग में सब तो रंग फिर जाते हैं। कुर्सी छोड़ दो। जब मैंने बोला मैं नेता बनना चाहता हूँ, मुझे क्या कुर्सी से लेना देना? अच्छा, मनमोहन कटोच की कहाँ देखते हैं आने वाले सालों में? खुद को मनमोहन कटोच कहाँ देखते हैं? कहाँ तक पहुँचना है आपको? मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है कि आने वाली पीढ़ियां याद करें कि एक मनमोहन कटोच था। एक था मनमोहन कटोच, वो फिल्म थी ना, एक था टाइगर। कुछ लोग सोचते हैं टाइगर मर गया, मैं तो बोलता हूँ टाइगर अभी जिंदा है। और एक था मनमोहन कटोच। तो मनमोहन कटोच तो वही ज़िंदगी जीना चाहता है कि मरने के बाद भी लोग कई सालों तक याद रखें। वैसे तो अमूमन 13वें दिन भूल जाते हैं, लेकिन कई सालों तक याद रखें। कई बार मेरी बरसी मनाई जाए, कई बार जीवन में मतलब लोग सोचें कि ऐसा हमने बनना है। या तो बहुत बड़ा डकैत बन के मरूं या बहुत बड़ा साथ बन के मरूं, यही जीवन लेकिन की आपके ख्वाहिश है। साथ वाले जो पार्टी के अंदर है, सरकार के अंदर है, क्या वो मनमोहन कटोच को आने देंगे आगे? अरे उनकी ताकत ही नहीं है मेरे को रोकने की। मेरे अंदर की ताकत क्या बोलती है, मेरे को ये देखना है। ये टांगों में जान होनी चाहिए, दिमाग में शक्ति होनी चाहिए, जबान ठीक चलनी चाहिए और उस ऊपर वाले का सीट आशीर्वाद आपकी चाहिए। रिजर्व है? भैया अगर सीट रिजर्व है तब क्या वो व्यक्ति नेता नहीं बन पाएगा? कहते हैं नरेंद्र मोदी बनारस कहते से हैं- चुनाव लड़ रहा है गुजरात छोड़ के। पर वो कहते हैं ना कि पूरे आपको पहले सिस्टम में आना पड़ेगा, तब आप नेता बन सकते हो, तब आप वो पावर दिखा सकते हो। उससे मैं पहले आपको तो क्या पहले कहा कि दिखाओगे? दरवाजे पे सर मार रहा हूँ, कितनी बार सर फटता है कि कब ना कभी ना दीवार टूटेगी। उस दीवार को तोड़ने की कोशिश में हूँ। मैं बार बार लाइनें कहता हूँ, अभी भी आपके समक्ष जरूर कहना चाहूँगा कि हो जिसके पाँव में ताकत वो चल के रहता है, ज़माना लाख गिराए वो संभल के रहता है। हो जिस चिराग में ताकत लौ जलाने की, हवाएं लाख बुझाएं वो जल के रहता है। तो मुझे अगर मेरे अंदर ताकत होगी जलने की या मेरे अंदर ताकत होगी कुछ करने की, कौन रोक सकता है? कौन माइका लाल पैदा हुआ रोकने वाला? कोई नहीं पैदा हुआ। पर जब मैं खुद ही हार मान लूँगा अपने आप से कि जी मुझे अब सुक्खू जी ने नहीं बनाया तो मैं बैठ गया, मुझे अब राहुल जी नहीं पूछ रहे तो मैं छोड़ दी। मेरे को एक पहचान तो दी ना कांग्रेस पार्टी ने, मुझे वो तो याद रखनी है। बहुत से नाशुक्रे लोग हैं जो भाग जाते हैं कि यही मेरे को अभी ये नहीं मिल रहा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी औकात क्या थी? औकात पार्टी के कारण बनी। किसी भी व्यक्ति की, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी की भी कोई भी औकात बनती है तो उसके पीछे एक परिवार होता है। उसके पीछे जैसे मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मेरे पीछे मेरी पार्टी है। मैंने आपसे पहले कहा पूरे देश में कहीं चला जाऊँ मेरा दोस्त मिलेगा मुझे। क्यों मिलेगा? कांग्रेस जुड़ा है पीछे। कांग्रेस ना होती तो मेरी औकात थी कोई? तो उन चीज़ों को देख के मुझे चलना है, मुझे अपने आप को मजबूत रखना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों नेता तो बन के रहेंगे। वीरभद्र सिंह का आपने नाम लिया, अच्छे लीडर रहे हैं। आज के टाइम में कांग्रेस पार्टी में या बीजेपी में भी होता है ना कि कोई एक अच्छा लगता है कि वाकई यार ये अच्छा पॉलिटिशियन है, कोई है आपकी नज़र में? देखिए पॉलिटिशियन तो बहुत से अच्छे लगते हैं, अगर मैं कहूँगा तो राजनीति हो जाएगी। और मतलब वो दूसरी पार्टी के होंगे? ऐसा है ना, पहले गला काटने को बहुत से लोग बैठे हैं, दीवार तलवार यहाँ रखे हुए बैठे हैं। अगर मैं कुछ बोल दूँ, मुझे कोई अच्छा लगता हो, मैं उसके लिए बोल दूँगा तो पता नहीं कब गला काट देंगे। नाम तो ले ही सकते हैं किसी नहीं, अभी ठीक नहीं रहेगा नाम लेना। वैसे तो मैंने आपको कहा कि मैं जिसको आदर्श मानता हूँ, इंदिरा गांधी को मैं अपना आदर्श मानता था और अभी भी मानता हूँ, जीवन में भर दूसरी पार्टी के होंगे वो पक्का। और नहीं, राहुल गांधी, एक बात मैं आपको कहूँ कि आज अगर आप मोदी जी चुनाव हार जाएं, अगला चुनाव भी हार जाएं और उससे आगे वाला भी हार जाएं, तो 2 मिनट में ये देश मोदी को भूल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत है जो 3-4 चुनाव हार गया ना। कितना धक्का लगा, लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया, सोशल मीडिया पे उनका मजाक बनाया गया, मीडिया ने उनका मजाक बनाया गया, उनकी बातों को गलत तरीके से प्रोड्यूस किया गया।
लेकिन वो फिर भी व्यक्ति आज भी लोगों में ज़िंदा है, राजनीति में ज़िंदा है और राजनीति में काम कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, हकों के लिए लड़ रहा है। तो इससे बड़ा व्यक्ति कौन हो सकता है? मैं अभी इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था राहुल जी का नाम कि अभी भी फिर मेरे जो 4-5 कदम पीछे हटे होंगे मुझे मारने वाले, फिर भाग पड़ेंगे कि राहुल गांधी का नाम ले रहा है, भैया इसको मार दो भी, नहीं तो फिर राहुल गांधी इसको पूछ लेगा। ये दिक्कत हमारे लोगों के साथ है जो मीडियोकर फैमिली से निकलते हैं। चलिए ठीक है, मनमोहन कटोच जी, आपने हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे मन की बातें आपने सुनी आज और आपके माध्यम से लोग सुनेंगे। भगवान आपके चैनल को तरक्की दे, आपको तरक्की दे। थैंक यू। जय हिंद भैया। शुक्रिया।